Hello everyone, how are you? I'm sure you are fine. I hope you are fine. मेरा नाम मनोज दुबे है। मैंने ये नया चैनल बनाया है कॉमर्स स्टडीज के एजुकेशन देने के लिए। ये चैनल डेडिकेटेड रहेगी कॉमर्स के लिए, क्लास 11th और क्लास 12th के लिए। फिलहाल क्योंकि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम है 2023-24 का, इसके लिए हम लोग क्लास 12th की इकोनॉमिक्स वीडियो के साथ आज से शुरू कर रहे हैं। इसमें आपको इकोनॉमिक्स की डिटेल्ड चैप्टर भी मिलेंगे और शॉर्ट वीडियोस भी मिलेंगी, और आपको सिर्फ ये करना है कि इनको आराम से देखिए। कोई अगर समस्या दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दे दूंगा। अभी हम इकोनॉमिक्स से स्टार्ट जरूर कर रहे हैं, लेकिन हम आगे चल के क्लास 11th के भी सभी अकाउंट्स के सब्जेक्ट्स, क्लास 12th के भी अकाउंट्स के सभी सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स तो चलती ही रहेगी पर बाकी भी हम लोग उसको जरूर करेंगे। आपको सिर्फ ये करना है कि जो शेड्यूल आप पहले से बना के तैयार कर रहे हो, किसी सैंपल पेपर से तैयार कर रहे हो, उसी के साथ में इन क्वेश्चंस को भी तैयार कर लेना, आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। जो चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है मनी और बैंकिंग। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये दो चैप्टर है नेशनल इनकम के बाद। ठीक है, मनी फर्स्ट पार्ट है, बैंकिंग सेकंड पार्ट है। कई बुक में चैप्टर 5 के नाम से मनी है और चैप्टर 6 में बैंकिंग आती है। तो आज हम मनी करेंगे और कल हम बैंकिंग को समझेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए मनी क्या होती है। मनी बेसिकली ऐसी कोई भी चीज, जब आप किसी कोई सामान खरीदते हो, कोई गुड्स खरीदते हो या सर्विसेज उससे लेते हो, तो बदले में आपको कोई चीज एक्सचेंज में देनी पड़ती है, और वो जो एक्सचेंज में देनी पड़ती है उसी को हम कहते हैं, इट कैन बी एनीथिंग विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है विनिमय। बेसिकली अगर हम कहें तो जब मैं आपसे गुड्स लूंगा और बदले में मुझे आपको कुछ देना होगा, तो जो चीज मैं आपको दूंगा और आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ जी आप जो हमें दे रहे हैं या हम एक्सेप्ट करते हैं अपने गुड्स को देने के बदले में। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मनी। देखिए मनी जो है वो आप जानते हैं कि की पूरी इकोनॉमी जो है वो लाइफ लाइन, अगर उसकी हम कोई बात करें तो वो ब्लड, अगर ब्लड की बात करें तो वो मनी है। इकोनॉमी का बेसिक जो एम है, जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो सब किसी मनी से ही होती है। अब मनी में जरूरी नहीं है कि ये कोई एक ऐसी चीज है जिसको 10 लोग एक्सेप्ट कर लें या 15 लोग एक्सेप्ट कर लें या 20 लोग एक्सेप्ट कर लें तो वो मनी बन जाएगी। नहीं, मनी के दो डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं। ठीक, मनी जो है वो एक्सेप्टेड, जो वर्ड लिखा है इस पर जरा ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज से सीधा मतलब है कि जो लगभग सब एक्सेप्ट करे। सब एक्सेप्ट करने का मतलब है जैसे कोई अथॉरिटी है, हमारे यहां जो अथॉरिटी है जो मनी के डिफरेंट फॉर्म्स को इशू करती है, उसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे बैंकिंग सिस्टम का सेंट्रल बैंक भी है। ठीक हो गया, तो इन्होंने मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे जो पहले इस्तेमाल हो रही थी, ऐसा नहीं है मीडियम ऑफ एक्सचेंज को मनी कहते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए पहले ये पूरा सिस्टम हुआ करता था। मैंने यहां पे बैकग्राउंड लिखा है, बैकग्राउंड से मेरा समझाने का सिर्फ इतना मतलब कि मैं मनी से पहले भी आपको समझाऊं कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के पहले, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे कौन कौन इस्तेमाल हो रहा था। बार्टर एक्सचेंज सिस्टम, जिसको हम लोग कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी भी कहते हैं। देखिए बार्टर सिस्टम में क्या होता था, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम के अंदर गुड्स के बदले गुड्स देना पड़ता था। जैसे मैंने आपसे कोई सामान लिया, सपोज मैंने आपसे व्हीट लिया, ठीक है, बदले में मेरे पास अगर राइस है और आपको वो चाहिए तो मैंने आपको उसके राइस दे दी। ठीक हो गया। ऐसे ही सर्विसेज के बदले में गुड्स हो जाता था कि भाई हमने आपको जो है वाटरमेलन दे दिया, उसके बदले में आप डॉक्टर हैं, आप जो है मेरा ट्रीटमेंट कर दीजिए। तो इस तरीके की जो चीजें थी जहां गुड्स टू गुड्स डील होती थी बेसिकली, उसको हम लोग बार्टर एक्सचेंज सिस्टम कहते थे। जो मैंने अभी कहा कि ये सर्विसेज के बदले में भी एक्सचेंज होती थी, उसका बड़ा इशू आता था। गुड्स में तो आता ही था, सर्विसेज में बहुत आता था, क्योंकि सर्विसेज आपको पता है सर्विसेज क्वांटिटेटिव होती नहीं है, वो है क्वालिटेटिव, और उसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, और जिसको मेजर नहीं कर सकते उसको हम कभी भी मनी नहीं बोल सकते। ठीक हो गया। अच्छा इधर आइए, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम को हम C2C इकोनॉमी कहते हैं। जैसे मैंने कहा कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी होती, कमोडिटी के बदले में कमोडिटी एक्सचेंज की जाती थी, उस दरमियान को हम इसको बार्टर एक्सचेंज सिस्टम या फिर हिंदी के बच्चों के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली भी कहते थे। दूसरा जो है उसके बाद आया वो है मेटलिक करेंसी।
देखिए मेटलिक करेंसी का मतलब ये था कि हम लोग जैसे गोल्ड का इस्तेमाल, सिल्वर का इस्तेमाल पहले बहुत होता था। पहले अगर आपको याद है तो जब किंग्स रूल करते थे, राजाओं के शासन में, गोल्ड या सिल्वर या एलॉय मेटल इन सब का इस्तेमाल किया जाता था सामान को खरीदने के लिए। स्पेशली मैं कहूं तो ट्रेड करने के लिए, जब एक जगह से या दूसरे राज्य में या दूसरे देश में या दूसरे प्रदेश में जब कोई ट्रेड करना होता था, सामान लेना या देना होता था, इकोनॉमी चलानी होती थी, तो हम लोग गोल्ड का इस्तेमाल करते थे। गोल्ड दे दिया, आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा, कई मूवीज के अंदर भी दिखाया जाता है कि भाई वो खुश हो गए, राजा खुश हो गए या राजा ने कुछ किसी को उपहार देना है, गिफ्ट देना है, तो अशरफियां दे दी या गोल्ड दे दिया, या उस वक्त अगर सिल्वर है तो वो दे दिया। सो बेसिकली वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर एक्सेप्ट हो जाता था। पेपर मनी की बात करते थे कि सबके अपने प्रॉस एंड कॉन्स है। बार्टर एक्सचेंज सिस्टम आया तो उसके कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई जिसको हम लोग यहां पे फीचर्स ऑफ मनी में समझेंगे कि मनी ने ऐसा क्या इवोल्यूशन लेकर आए ताकि बेटर एक्सचेंज सिस्टम को हमने रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह पे हमने एक ऐसा सिस्टम अडॉप्ट किया जो बहुत ही बेहतर रहा और अभी भी वो चल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पेपर मनी की बात करते हैं। पेपर मनी में जो आज के टाइम आपको देखने का मिलता है, पेपर मनी का सीधा मतलब ये हुआ कि भाई कैसे हम लोग 1 रुपए का, आपको 5 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है, 20 रुपए का नोट है, 50 रुपए का नोट है, 100 रुपीज का नोट है। ये बेसिकली डिनोमिनेशन होती है, जो मैं बोल रहा हूं ना, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, ये डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स है। डिनोमिनेशन का मतलब ये हुआ कि 10 रुपए का भी है, 50 रुपए का भी है, 20 रुपए का भी है। ठीक हो गया, तो ये सारे कौन है? डिनोमिनेशन। जैसे 2016 में अगर आपको याद है, डीमोनेटाइजेशन ऑफ मनी हुई थी, जिसके अंदर 500 और 1000 रुपीज के नोट्स को सरकार ने इनवैलिड कर दिया था। उसको जो रेगुलर करेंसी चल रही थी उसमें से उसे बाहर कर दिया था। तो देखो वर्ड का इस्तेमाल हुआ है डीमोनेटाइजेशन। मोनेटाइज का मतलब है जो मनी के रूप में एक्सेप्टेड हो रही है, और डीमोनेटाइजेशन का मतलब हुआ कि उसको वहां से अब सिस्टम में से उसको हटा दिया। वो सिस्टम में 500 रुपीज और 1000 रुपीज का इस्तेमाल नहीं होता। फिर हम लोग आते हैं ई मनी पे। आज के टाइम की बहुत बड़ी नीड है। देखिए इन सबके पेपर मनी में एक दिक्कत क्या होती है, चल अभी भी रही है। जैसे 2000 रुपीज का नोट था, उसको अभी सितंबर में जो है सरकार ने वापस ले लिया, या 500 और 1000 की जो मैंने अभी बात की। ये बेसिकली क्या है ना, नोट्स को बनाने में, नोट्स का प्रिंट करने में आती है कॉस्ट, और वो आती है हैवी कॉस्ट। उन हैवी कॉस्ट को, मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर मैं मान लीजिए कोई 2000 रुपए का नोट बनाऊं और उसको बनाने में अगर 3.5, 4, 4.5 रुपए लग जाए, तो 4.5 रुपए की वैल्यू तो मार्केट में मिलनी नहीं है। मिलनी तो उसकी 2000 रुपए की है, क्योंकि प्रिंट ही 2000 का हो रखा है। तो 4.5 रुपए अगर एक नोट पर है, तो यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा वो कॉस्ट हो सकता है, और उसकी पूरी की पूरी प्रेशर जो है वो फिर इंडियन इकोनॉमी पे पड़ेगी, इंडियन पब्लिक पे पड़ेगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी, और इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मनी को भी अब थोड़ा सिस्टम में लाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मनी का बेसिकली मतलब ये हो गया नेट बैंकिंग का इस्तेमाल, जहां पे आपके पास यू कैन हैव योर वॉलेट, यू कैन हैव योर फोन, यू कैन हैव योर बैंक अकाउंट इनटू योर फोन, और आप यहां से कोई भी पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे के थ्रू, भीम पे, इस तरीके की पे, अमेजॉन पे, गूगल पे, ये जितने भी हैं, जैसे नेट बैंकिंग होती है ना, आप यहां से पैसा दुनिया के किसी भी कोने में किसी के भी अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मनी से हो पा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मनी का एक फायदा ये हो गया कि यहां पे प्रिंट करने का कोई चक्कर नहीं, स्टोर करने का कोई चक्कर नहीं, आराम से रखिए, जब चाहे इस्तेमाल कीजिए। कैरी करना बड़ा आसान है इसको। तो धीरे धीरे समय के साथ चेंजेस तो आते ही है। चेंजेस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल ऑफ द वर्ल्ड, ये भी हमने सुना है। उसके अंदर धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोगों को अपनी आवश्यकताएं महसूस हुई, नीड आवश्यकता हुई, हमें जब लगा कि एक्सचेंज को अब एक्सपेंशन की जरूरत है और बढ़ाने की जरूरत है, तो हमने फिर धीरे धीरे बार्टर से मेटलिक, फिर पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मनी, इस तरीके से हम लोग अपने सिस्टम को आगे चलाते चले गए। हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ मनी की। फीचर्स ऑफ मनी का जो पहला मतलब है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब आप बोलोगे भैया ये तो डेफिनेशन में कर ही रखा है। देखो डेफिनेशन में जो हमने किया है ना, एक्चुअली मैं मनी के बारे में एक बात बताऊं, मनी इज व्हाट मनी डज। सिंपल डेफिनेशन है, मनी इज व्हाट मनी डज। इसका मतलब यह है मनी वही है जो वो करे। तो जो इसकी डेफिनेशन है वो एक्चुअली इसके फीचर्स ही हैं, इसलिए मैंने केवल यहां पे एक ही लिखा है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और मुझे यह था कि मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा इसको। दूसरा जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब समझ में आता है आपको, हो गया है कॉमन यूनिट वैल्यू। क्योंकि कॉमन यूनिट वैल्यू का मतलब बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आ रही थी। बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही थी कि मान लीजिए आपकी कार का जो कॉस्ट है वो कितनी है। सपोज आपने कहा भैया 5 लाख रुपए है, ठीक हो गया। अब मुझे एक बात बताओ कि जब बार्टर सिस्टम के अंदर तो गुड्स टू गुड्स देने की डील थी,
अब मेरे पास कार है, मुझे चाहिए सपोज मुझे कोई ऐसा सामान चाहिए, मान लो वीट चाहिए या राइस चाहिए। अब मैं वीट लूंगा तो क्या बदले में कार दे दूंगा, तो कार तो 5 लाख रुपए की है, पर वीट की वैल्यू क्या है वही पता नहीं चलती। तो ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी उस दरमियान कि कैसे हम लोग अपने जो यूनिट वैल्यू है, जो वैल्यू हम एक्सचेंज कर रहे हैं, उस वैल्यू का कोई कॉमन यूनिट क्यों नहीं है। यहां 5 लाख रुपए की है, ठीक हो गया, कार तो हम खरीद के लाए, चलो मान लो 5 लाख रुपए की खरीद के लाए, तब तो रुपए था ही नहीं ना, तब तो रुपए था ही नहीं। अब मतलब वाटरमेलन लिया, उस वाटरमेलन के बदले में मैंने किसी या गोल्ड स्मिथ को कहा कि भाई सोना दे दो, कितना देगा वो, मैंने बोला चांदी दे दो, कितना देगा वो। मैं किसी शू वाले के पास गया, मैंने कहा जी सर ये शू दे दीजिए, वो शू देगा कैसे, वो पेयर में देगा, वो सिंगल में देगा, वो देगा कैसे, ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसको जो है वो सॉल्व कर दिया हमारी मनी ने। मनी ने कहा एक बात सुनो, आपको जो खरीदना है खरीद लो, आपको जो बेचना है बेच लो, अलग अलग परचेज करो, अलग अलग सेल करो। बार्टर में तो एट अ टाइम हो रहा था, एक्ट ऑफ सेल और एक्ट ऑफ परचेज दोनों एक साथ, यहां पे दोनों एक साथ नहीं है, यहां पे अलग अलग कर लो। क्या हो रहा है, मैंने बोला कि आपने भाई मैंने आपसे सामान खरीदना है, ठीक है, मैंने सामान लिया, गुड्स के बदले में मेरे पास जो मनी है, जो आरबीआई ने सर्कुलेट कर रखी है, जो एक्सेप्टेड है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर, मैंने कहा जी ये ले लो आप, उन्होंने ले लिया। अब यहां से मेरे ऊपर भी बर्डन नहीं है और उनके ऊपर भी बर्डन नहीं है, उनको जो अब आगे डील करनी है वो उस मनी की मदद से डील कर सकते हैं, किसी तीसरे के साथ, तीसरा वाला भी उसको ले लेगा। अब मेरे पास जो आवश्यकता थी मैंने भी पूरी कर ली, इनकी नीड अपनी पूरी हो गई, उन भाई साहब की अपनी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से पूरी इकोनॉमी ऐसे चलेगी जैसे किसी प्रकार की कोई बाधा, कोई रुकावट, कोई कंस्ट्रेंट है ही नहीं। तीसरा जो है वो स्टोर ऑफ वैल्यू है। अच्छा मैं पहले इसका एक एग्जांपल और दे दूं, जैसे आपको पता है महंगाई बढ़ जाती है, मंदी बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन होता है, रिसेशन होता है, प्राइसेस एकदम से बढ़ गए, ठीक हो गया, प्राइसेस एकदम से घट गए, तो ऐसी स्थिति में इन्फ्लेशन या रिसेशन होता है, या हम लोग ये निकालते हैं, इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स या कॉस्ट प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये आप क्लास 11th के इंडेक्स चैप्टर से आप पढ़ के आए स्टैटिस्टिक्स सेक्शन से, ठीक है ना। तो ये चीजें हम लोग कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉमन वैल्यू। जो थर्ड है वो स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब, मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं सपोज मैं कोई वीट बेच रहा हूं, ठीक हो गया, या मैं कोई ऐसी कोई चीज बेच रहा हूं जो पेरिसेबल नेचर की है, जो बहुत जल्दी खराब हो जाएगी, 2 या 3 दिन के बाद मैं उसको स्टोर नहीं कर सकता, तो मैं कैसे स्टोर करूंगा, दिक्कत है ना, दिक्कत है। मनी के तौर पे कोई दिक्कत ही नहीं है, मनी का तो आप जाइए बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा दीजिए, पड़े रहेगा 25, 30 साल, 50 साल, जितना आपको कराना है उतना करा लो। और ये एक और अच्छी बात है मनी के अंदर कि 50 साल बाद जाओगे तो वैल्यू जो वैल्यू है वो आप स्टोर पाओगे, मतलब वैल्यू स्टोर रहेगी, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। लेकिन बार्टर सिस्टम में दिक्कत थी कि आप कितना स्टोर करोगे और कब तक स्टोर करोगे, कब तक करोगे। और मान लीजिए कि आपने कोई चीज स्टोर कर रखी है और एक व्यक्ति कह रहा है कि भाई मैं आपसे भविष्य में ले लूंगा, मैं आपसे फ्यूचर में ले लूंगा। अब फ्यूचर में उसकी वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, क्या होगा उसके साथ ये भी हमको पता नहीं है। बार्टर सिस्टम में ये भी एक प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी। देखो बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड का मतलब बेसिकली होता है फ्यूचर। क्या होता है, फ्यूचर। तो अगर फ्यूचर की कोई पेमेंट करनी है या वैल्यू को ट्रांसफर करना है, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में यह संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव, क्योंकि बार्टर एक्सचेंज सिस्टम के अंदर हम लोग वैल्यू को ट्रांसफर कैसे करें, दिक्कत है। यहां पर आ जाए स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर के लिए कोई पेमेंट करनी है, मैंने सपोज करो किसी से जो है वो उधार में कोई सामान खरीदा, मैंने कहा भैया ये दे दीजिए, अगले दिन या 10 दिन या 15 दिन 20 दिन बाद एक स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ पीरियड में मैं आपको इसको वापस कर दूंगा। उन्होंने कहा कैसे करोगे, मैंने कहा जी मैं पैसे वापस कर दूंगा। तो पैसा क्योंकि वहां भी एक्सेप्टेड है, यहां भी एक्सेप्टेड है, पूरा का पूरा सिस्टम ही उसी मनी से चल रहा है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। 10 दिन बाद वो मेरे से पैसे ले लेंगे, अपना काम कर लेंगे। लेकिन मान लीजिए मैंने उनको कोई चीज बोली कि सर एक बात बताइए कि अगर मैं आपको वाटरमेलन है, मैं आपको बाद में दूं चलेगा। उन्होंने कहा कि हाँ एक काम करिए, सर्दी में दे देना, ठीक है। या मान लो कोई ऐसे सीजन में कहते हैं जिस सीजन में वो क्रॉप ही नहीं होती, तो दिक्कत हो गई। अब कैसे उसको स्टोर करें, और जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है अब आप उसको स्टोर अभी कर लो, अभी इसको आप स्टोर कर लो, 4 दिन बाद 5 दिन बाद तो खराब हो जाएगी,
तो उसको स्टोर कैसे करोगे? तो स्टोरेज की प्रॉब्लम थी, मनी ने कहा नो प्रॉब्लम, आई एम हेयर। तो उसने उस सोल्यूशन को भी बहुत ही सर्टेन कर दिया और निश्चित कर दिया। सो यहां पर आपने मनी के वो फीचर्स पढ़े जिनके कारण मनी की आज वैल्यू है और मनी को हम लोग मॉडर्न टाइम्स में बहुत यूज कर रहे हैं। अब देखिए इंडिया में अगर हम बात करें तो हमारी क्या है? रुपीज है। कौन सा रुपीज है? हमारा ये सिंबल होता है ना, ये जो सिंबल है हमारा वो मनी का है, ये हमारे इंडियन रुपीज का है। और अमेरिका में देख लो तो यूएस डॉलर है, ऑस्ट्रेलिया में देख लो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, कनाडा में देख लो कैनेडियन डॉलर है। ठीक हो गया? ये सभी करेंसीज हैं जो उनके देश में एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और उनको वो मनी कहते हैं। ठीक हो गया? अब हम लोग सेकंड सेक्शन पे चलते हैं। सेकंड सेक्शन में सबसे पहला काम जो है वो बेटा मनी सप्लाई का है। ये इंपॉर्टेंट है, मैं ये भी बता दूं आपको, एग्जाम के लिए 1 मार्कर में जो आपके एमसीक्यू सेक्शंस आते हैं या असर्शन रीजन की कुछ स्टेटमेंट आती है उसमें ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मनी सप्लाई का बेसिक मतलब क्या है? इट रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए एक वक्त पे, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा का पूरा टाइम हमको कैलकुलेट करना, नहीं, एक निश्चित समय पे, आज क्या डेट है? मान लो आज की जो डेट है वो है 15 तारीख, ठीक है, और मान लो आज जनवरी है, तो 15 जनवरी को कितना पैसा टोटल स्टॉक ऑफ मनी, कितना पैसा पूरा स्टॉक, ये किसके पास है? जनता के पास, अपने देश की जनता पर, किसी पर्टिकुलर कंट्री की हम बात कर सकते हैं। तो अगर 15 तारीख को कैलकुलेट किया गया कि भाई 15 तारीख को जनता के पास कितना पैसा पड़ा हुआ है, अच्छा इतना पड़ा हुआ है, हाँ तो एक काम करते हैं, ये मनी सप्लाई है। मनी सप्लाई को हम जनता के पास कितना है उससे हम लोग इसको मेजर करते हैं। मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए बेसिकली M1, M2, M3 ये पूरी एक सिस्टम है जिसमें आपको क्लास 12th में जो है वो मनी को मेजर करने के लिए M1 ही पढ़ना होता है। ठीक हो गया? M1 को कैसे मेजर करते हैं? तो हमारे पास 3 चीजें हैं जिनको हम लोग ऐड करेंगे और हम लोग M1 को कर देंगे। M1 बेसिकली इसकी कंपोनेंट है, मेजर ऑफ मनी सप्लाई के कंपोनेंट है, जिसमें आपको M1 को ही कवर करना है। C का मतलब है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। अच्छा, कॉइन्स और नोट्स दोनों लेना। कॉइन्स मतलब वो जो सिक्के होते हैं अपने पास, और नोट्स जो होते हैं 10, 20, 50 के, 100 के, 200 के, फिलहाल तो 500 का है, इनको लेना है अपने को। ठीक हो गया? करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक का मतलब है जनता के पास कितने पड़े, समझ में आया ना? जनता के पास कितने पैसे पड़े अपने पास। डीडी का मतलब है डिमांड डिपॉजिट ऑफ पीपल विद कमर्शियल बैंक्स। हम लोग अपने पैसे को जब सेव करना होता है तो हम लोग जाके किसी कमर्शियल बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हैं और अपने पैसे को वहां स्टोर कर देते हैं ताकि फ्यूचर में हम लोगों को पैसा काम आए और चोरी होने का डर ये दिमाग से चला जाए, या बाकी और हमको प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ेंगे उसको रखते हुए, उसको कैरी करते हुए, उससे मुसीबत से अपने को हटना है, तो हम लोग जो है कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं और पैसे को अपने जमा कर देते हैं। इसको डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। डिमांड डिपॉजिट इसलिए कहते हैं क्योंकि डिपॉजिट करने के बाद जब मैं चाहूंगा, जब मैं डिमांड करूंगा, मैं कमर्शियल बैंक से वो पैसे ले सकता हूं। तीसरा जो है वो ओडी है। ओडी का मतलब होता है अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं। ठीक हो गया? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई। अब ये क्या मतलब है? जैसे ये बैंक, आप नाबार्ड का कभी नाम आपने सुना है क्लास 12th में, हम लोग इसको आगे पढ़ाएंगे। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। रूरल इकोनॉमी को टारगेट करने के लिए वहां के फार्मर्स को, वहां के प्राइमरी सेक्टर्स में जो ज्वाइनीज होते हैं, जो कंट्रीब्यूटर होते हैं आपकी इकोनॉमी के, उनके लिए जो है क्रेडिट को फैसिलिटीज देने के लिए ये चीज का एक बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है? इसको जो कंट्रोल करते हैं वो हमारी देश की गवर्नमेंट है। इनका जो पैसा है जो आरबीआई के पास रखा हुआ है, इसे भी हम काउंट करेंगे मनी सप्लाई में। फॉरेन गवर्नमेंट का अगर कोई पैसा है, डीडी मतलब अगेन डिमांड डिपॉजिट आरबीआई के पास, तो आरबीआई के पास अगर किसी फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा, सपोज करो फ्रांस ने कोई पैसा लगा रखा है या फ्रांस की किसी कंपनी ने लगा रखा है, दैट आल्सो विल बी कंसीडर्ड व्हेन इट कम्स टू मेजर ऑफ मनी सप्लाई। ऑलराइट, another one is in this is these two are I have written already these two, otherwise बहुत सारे हो सकते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक हो गया, वर्ल्ड बैंक, ऑलराइट, जिनका काम है वर्ल्ड में डेट प्रोवाइड कराने का। ठीक हो गया? अच्छा, इनका भी पैसा अगर आरबीआई के पास रखा हुआ है, इनका अगर पैसा आरबीआई के पास है तो इट मींस कि वो भी यहां पर काउंटर जरूर होगा। ठीक हो गया?
अब हम लोग कुछ ऐसी बात करेंगे जिसमें मैंने नोट लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से मैंने लिख दिया कि जब आप ओडी कैलकुलेट करते हो अदर डिपॉजिट, उसके अंदर आपको दो चीजें बिल्कुल नहीं लेनी है। कौन कौन सी? गवर्नमेंट, किसी भी देश की गवर्नमेंट है, हमारे देश की सरकार है, इनका पैसा आरबीआई के पास रखा रहता है। आरबीआई में जो इनका पैसा पड़ा हुआ है, इसको हम लोग मेजर 1 में या M1 में कंसीडर नहीं करते। अब आप पूछेंगे रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये लोग जो है, गवर्नमेंट जो है, वो क्रिएटर होती है मनी सप्लाई की। क्या होती है? मनी की क्रिएटर। अब क्रिएटर हो या दूसरे नंबर पे बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। बैंकिंग सिस्टम में हम लोग स्पेसिफिकली बात करें तो कमर्शियल बैंक की, कमर्शियल बैंक भी कुछ पैसे जो है वो जाकर आरबीआई के पास रख देता है, तो उसे भी हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो मनी सर्कुलेशन में है नहीं। जो सर्कुलेशन में नहीं है उसको हम लोग उसका डेटा लेकर क्या ही करेंगे? क्या फायदा होगा? जनता से जो एकदम कनेक्टेड है, जनता के पास या तो है या जनता कभी भी उसको ले सकती है, इस तरीके के पैसे को हमको कंसीडर करना है ताकि हम लोग एग्जैक्टली कैलकुलेट कर पाए इन्फ्लेशन कैसे, रिसेशन कैसे, और इकोनॉमी को अगर स्टेबलाइज करना है या इक्विलिब्रियम में लेके आना है तो कैसे लेके आना है। ठीक है बच्चों, बैंकिंग सिस्टम में अगर एक और मैं बात बताऊंगा आपको, देखिएगा ये होती है फाइट मनी। ठीक होगी? देखिए फाइट मनी का बेसिक मतलब होता है कि जहां पर जो करेंसी कोई अथॉरिटी इशू करे, हमारे पास, हमारे देश में जो सिस्टम है और हर देश में यही होता है, हमारे पास है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा सेंट्रल बैंक। ठीक, इसको एक अथॉरिटी है। अथॉरिटी क्या है कि आप लोग, केवल आप लोग नोट्स को इशू कर सकते हैं। तो जो अथॉरिटी है आपकी नोट को इशू करने की, वो कौन है? आरबीआई। तो आरबीआई के द्वारा चाहे वो नोट्स जो इशू किए जाएंगे, उनको हम फाइट मनी कहते हैं। ठीक हो गया? जो अगला होता है वो होता है फाइड्यूशरी। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग अगेन, फाइट मनी की जो इश्यूज करेंसीज होती हैं, उनको एक्सेप्ट करना लीगली बाउंड है हम सबके लिए। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई ये मैं 10 रुपए का नोट नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? चलो बीच में थोड़ा टीयर हो गया है या थोड़ा सा उसमें क्रैक्स आ गए हैं तो एक बात अलग है बोलने की, फिर आप उसको जाके बैंक में एक्सचेंज करा सकते हो। लेकिन कोई एकदम से कह दे कि मैं लूंगा ही नहीं, मैं अब ये 50 का नहीं लूंगा, अब मैं 200 का नोट नहीं लूंगा, कोई और नोट में आप दो, ऐसे नहीं होता जी, ऐसे नहीं होता। लीगली आप बाउंड हैं क्योंकि ये फाइट मनी है। आरबीआई एक अथॉरिटेटिव इंस्टीट्यूशन होने के कारण वो इशू कर रही है और आप उससे मना नहीं कर सकते। फाइड्यूशरी मनी बेसिकली जो है बच्चों, ये कोई बाउंड नहीं होती, ये ट्रस्ट से चलती है। किसे चलती है? ट्रस्ट। सपोज करो कि मैं हूं और एक ये व्यक्ति है, व्यक्ति मेरा, तो ठीक है, मैं हूं ए, ये है बी, मैंने इनसे कोई सामान खरीदा, ठीक हो गया, मैंने बदले में बोलना है कि सर मैं आपको, मेरे पास खुले तो नहीं है, मैं नोट तो नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास चेक है, तो चेक चलेगा आपको? उन्होंने कहा हाँ चेक चल जाएगा, पर मैं आपको जानता नहीं हूं, मतलब कैसे होगा, नहीं होगा। तो अगर हमारे बीच में ट्रस्ट नहीं है तो फाइड्यूशरी मनी का इस्तेमाल होगा ही नहीं। फाइड्यूशरी मनी का इस्तेमाल तभी होता है जब पेयर और पेई, देने वाला पैसों को और लेने वाला पैसों को, जब दोनों के बीच में ट्रस्ट हो तो हम लोग इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम लोग बेसिकली चेक्स वगैरह कहते हैं या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। क्लास 11 में आपने अकाउंट्स के अंदर पढ़ा होगा 1881 का जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है, इसके तहत। बाकी जब 11th को स्टार्ट करेंगे तो इसको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं। अभी फिलहाल एक थोड़ा सा एक रेफरेंस आया था तो उसको बता दिया। तो फाइड्यूशरी मनी यहां पर आपकी समाप्त हो गई है। ठीक है, ये एक चीज और देखना बेटा, कई बार ना बुकों के अंदर ये जो दोनों फंक्शन है इसको मनी का प्राइमरी फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी फंक्शन कहते हैं। और जो बाकी के नीचे आपको दिख रहे होंगे ना, इनको ये लोग सेकेंडरी फंक्शन कह देते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लैंग्वेज जो है वो अलग अलग हो सकती है। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, जो कॉन्टेक्स्ट है वो बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, अब ये वीडियो जो है यहाँ पे हो गई है, आपको मनी का पूरा चैप्टर यहाँ पर क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट है या कुछ और बोलना चाहते हो इस चैप्टर के बारे में, या कोई और नो इश्यूज आ जाए आपको रिवीजन करते हुए या इसको पढ़ते हुए, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं जरूर उसका आपका समाधान कर दूंगा। आई एम श्योर ये वीडियो आपको देखने के बाद मनी का चैप्टर पूरा क्लियर है, एंड आई होप कि आप उसको रिवीजन करेंगे और अच्छे से इस चैप्टर को तैयार करेंगे। जितने भी नंबर का एग्जाम में आएगा आप उसमें बेहतर स्कोर करेंगे। मैं यही चाहता हूं कि आप बेहतर स्कोर करें। और अब सिर्फ एक बात,
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, कोई क्लैरिटी के साथ सब कुछ क्लियर हो, तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच में भी इसे शेयर कर देना, क्योंकि ताकि उनको भी इसमें हेल्प मिल जाए। अगर आपको समझ में कोई दिक्कत पड़ती है तो जैसे मैंने पहले कहा कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। बैंकिंग के लिए मैं कल मिलूंगा, मैं बैंकिंग को कल समझाऊंगा, डिटेल में कोशिश करूंगा कि जितना और बेहतर हो सकता है उतना और बेहतर बना के दूं। अगर किसी और प्रकार की दिक्कत आए तो वो भी बोल सकते हो। सो आप मेरे को भैया बोलिए, सर बोलिए, जो चाहे बोलिए, बस आप मुझे इतना कर दीजिए कि इस चैप्टर को अच्छे से रिवीजन कीजिए और अपने लिए बेहतर नॉलेज और उसकी एप्लीकेशन का ध्यान रखिए। मैं आपसे अब कल मिलूंगा, सेम टाइम, सेम जगह, सेम प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।